खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। हम अपने रोज़ाना की इस प्रोग्राम में बजट के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर रहे हैं। कल हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पर बात की थी और डिटेल से उसका जायज़ा लिया था। इससे पहले हम टैक्सेस की बात कर चुके हैं और इससे पहले हम GDP की बात कर चुके हैं। एक चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत कॉमनली कही जाती है और अपोजिशन ख़ासतौर पर जुमला कहती है कि जी ये तो IMF का बजट है, और हम भी बचपन से ये जुमला सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का बजट तो IMF बनाता है। और इसमें हकीकत भी है, क्योंकि पाकिस्तान जब IMF प्रोग्राम में चला जाता है तो IMF अपनी शराइत आयद करता है। पाकिस्तान को इस साल कितना टैक्स इकट्ठा करना होगा IMF बताता है। पाकिस्तान को किन जो अशिया की जो दरामद है उस पे आपको टैक्स छूट देनी होगी और किस में नहीं दे सकते IMF बताता है। फिर बिजली की कीमतों का तयन किस तरह से होगा IMF बताता है। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें IMF से अप्रूवल लेकर जो है वो चीज़ें नाफिज करना पड़ती हैं। अब कई जगहों पर हुकूमत ये कहती है कि हम IMF की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं या हम IMF की बात नहीं मानेंगे। कहीं पर IMF के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में दरमियानी फ़िगर तय हो जाती है कि आप एक फ़िगर दे रहे हैं, हम दूसरी फ़िगर दे रहे हैं, चलिए दरमियान का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो अब आइंदा माली साल का बजट आने वाला है इस पर IMF का असर व रसूख कितना है, ये बजट किस हद तक IMF ने तैयार किया है, या IMF से शराइत को पूरा करने के लिए कौन कौन सी शिकें शामिल की गई हैं। तो इन पहलों पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मुआशी उमूर हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशरत हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और हारून शरीफ साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड। हारून साहब आपको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों को मैं वेलकम करता हूँ। और सबसे पहले डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सर ये IMF का बजट है, ये हम किस बुनियाद पर कहते हैं, और ये जो आइंदा माली साल का बजट आने वाला है इसमें IMF का कंट्रीब्यूशन कितना है, या कौन सी चीज़ें हम IMF के कहने पर शामिल कर रहे हैं आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि 1988 से पाकिस्तान जब IMF से कर्जे ले रहा है वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत हैं, जिसका बुनियादी नुक्ता ये होता है कि पहले आप मईशत को मुस्तहकम करें और जब मुस्तहकम हो जाए तो फिर आप शरह नमू की बात करें। तो अगर हम ये देखें कि 1993 से अब तक 2018 तक 6 हुकूमतें आई, 6 की 6 हुकूमतों ने कहा कि जनाब मईशत तो तबाह थी, अब हमने स्टेबलाइज कर दिया, ग्रोथ की तरफ जाएंगे, और जैसी हुकूमत बदली हम IMF के पास चले गए। और अब 7वीं मरतबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी यही कर रही है। उन्होंने भी कहा कि दिवालिया हो गए थे, आप कह रहे हैं जी मईशत को हमने बेहतर बना दी, मगर ये 100% यकीनी है कि आइंदा भी हम IMF के पास जाएंगे। अब रह गया IMF का मसला क्या है और हमारा मसला क्या है। देखिए IMF आपसे ये कहता है कि जी आप अपना बजट खसारा कंट्रोल करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं, अखराजात कम करें। तो उसका जो सबसे आसान तरीका है और जो तमाम पार्टियों के मंशूर में है, ख़ासतौर से PMLN और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली तहरीक इंसाफ, वो ये कहते हैं कि वफाक और सूबे एक मुकर्ररा हद से ज़ायद हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यूशन मार्केट रेट के बराबर होगी, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। लेकिन जब हम IMF के साथ बैठते हैं तो वो वाज़ेह तौर पर बता देते हैं कि जनाब ये हम नहीं कर सकते, हमारी सियासी मजबूरियां हैं। तो वो कहते हैं जी बजट खसारा तो कम करना है। तो फिर ये आती है कि जी ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं, गैस के नर्ख बढ़ा देते हैं, पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ा देते हैं, और हम फिर उनको लिख के भेजते हैं कि जी ये है, हमने आपके साथ जो बातचीत की है उसके तहत हम ये इक़दाम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हुकूमत उनसे ये कहे कि जनाब हम आमदनी बढ़ा लेते हैं, बजट खसारा जो आप चाहते हैं उसके अंदर रखते हैं, तो वो आप पर ये शर्त नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि हुकूमतें कहती हैं कि हमारी सियासी मजबूरी है, वो हम नहीं करेंगे। तो एक तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये बजट जो अब आने वाला है ये IMF की शराइत को नज़रअंदाज करके बनाया जा रहा है। IMF की शराइत इसमें नहीं है। उसकी वजह यह कि हुकूमत ने बता दिया है कि जनाब हम तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे, हम जो है तरक्याती अखराजात में इजाफा भी करेंगे, हम बिजली के नर्ख भी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम IMF के प्रोग्राम में हैं। इसका मतलब ये कि जब ये बजट आ जाएगा और IMF ने कह दिया है कि जी जुलाई में हम आपके साथ रिव्यू करेंगे, जो हमारा आपका कर्जे का प्रोग्राम है उसकी शराइत पर हम देखेंगे आपने कितना अमल किया नहीं किया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने MD IMF को फ़ोन करके ये कहा कि जनाब ये COVID-19 है, इंसानी मसला है, तो आप ज़रा मेहरबानी करें कुछ नरमी हमें कर दें और कुछ बिजली के नर्ख वगैरह बढ़ाने में थोड़ी मोहलत दे दें। तो उन्होंने ऐसा लगता है कि कुछ इंडिकेट किया कि हम इसमें जो है गौर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो हमारी शराइत नहीं मानते, थोड़ी बहुत मान लेते हैं, तो बजट में के बाद एक मिनी बजट 100% आएगा, नंबर 1।
क्योंकि हम उसको नज़रअंदाज करके बना रहे हैं और जुलाई में रिव्यू होना है। मगर दूसरी बात इससे ज़्यादा अहम है, वो ये है कि अब जो है आप अगला जो माली साल आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि शरह सूद में इजाफा होगा, 100% इजाफा होगा और बिल्कुल शुरू में होगा। उसकी वजह ये कि अफरात ज़र आपका 11% है और आप जो है शरह सूद 7% रख रहे हैं। ये तो तमाशा है, तो ये तो जारी रह ही नहीं सकता, तो इसने तो बढ़ना है। तो शरह सूद बढ़ेगी। आलमी मंडी में आप देखेंगे कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि वैक्सीनेशन भी हो रहा है, दुनिया भर में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। रुपए की कदर जो है वो हमारी गिरेगी और महंगाई में कमी नहीं होगी। अब मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि यही जो माली साल है, अगर आप देखें तो जुलाई से मई तक 11 महीने की जो सूरत हाल आई है उसमें तिजारती खसारा दोबारा बढ़ गया है, कुछ $6 अरब आपका आ गया है और करंट अकाउंट डेफिसिट इसका मुस्बित का हम डंडोरा पीट रहे थे वो तकरीबन बैलेंस हो गया है। और आप ये यकीनी है कि जुलाई में यानी 2 महीने के बाद ये दोबारा माइनस में आ जाएगा। तो जो कुछ हमने चीज़ें हासिल की थी तरसीलात की वजह से या दूसरी वजूहत की बिना पर, वो ऑलरेडी रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। जुलाई में करंट अकाउंट हमारा माइनस में आने वाला है। तो ये और दूसरी चीज़ ये कि जो हमने इस सब पैकेजेस दिए थे वन टाइम 2000 अरब रुपया तो स्टेट बैंक ने एक पैकेज दिया था, जाहिर अगले साल बरकरार नहीं रहेगा। आपने कंस्ट्रक्शन के शोबे को कहा था कि जनाब उसमें काला धन लगा लें, अब ये जिंदगी भर तो नहीं चलेगा। सही है। तो ये जो 5-6 फैक्टर्स हैं उसकी मौजूदगी में हुकूमत भी कुछ महंगाई बढ़ाएगी और कुछ IMF करेगा। तो इसके असरात तो मुरतब होंगे ना। आप डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि हुकूमत की शराइत को नज़रअंदाज करके ये बजट बना रही है हुकूमत, लेकिन शायद IMF से कुछ रिलीफ तो ले रही है हारून शरीफ साहब, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर रिलीफ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर IMF की ख्वाहिश ये थी कि 59 खरब 63 अरब रुपए का जो है वो अगला हदफ मुकर्रर किया जाए टैक्स कलेक्शन का। हुकूमत चाहती है इसमें 100-125 अरब की उसको छूट मिल जाए। फिर भी आप IMF की शराइत के उसके करीब ही तो जा रहे हैं और 1272 अरब रुपए इजाफी टैक्स की वसूली का आप हदफ रखना चाह रहे हैं। तो IMF ने एक तरह से बहुत सारी चीज़ों में बाउंड तो कर रखा है, चलें आप तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन बिजली की कीमतें आपको अगले 2 साल के अंदर अंदर बढ़ानी तो हैं इन एनी केस। जी हारून साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक चीज़ पहले हम सबको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आप कोई भी इंटरनेशनल इदारे के साथ एक मुआहदा तय करते हैं तो उसकी पासदारी के ऊपर तो दोनों पार्टियों ने काम करना है। IMF का जो हमारा प्रोग्राम है उसके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर हमें कोविड का एक रिलीफ पीरियड मिला था। अब प्रोग्राम का जो अप्रैल में रिव्यू हुआ था उसके बाद दोबारा से रेगुलराइजेशन शुरू हो गई। अगर आप IMF के प्रोग्राम को देखिए तो उसकी जो खदोखाल है उसके अंदर आपका ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस जिनको हम कहते हैं, पाकिस्तान की टैक्स टू GDP की शरह IMF कहता है कि आप 4 से 5% बढ़ाइए ताकि आपकी एशिया की एवरेजेस के आसपास आए। ये मैं इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि हम पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें कि हमारी IMF से बातचीत क्या है। दूसरा, IMF कहता है कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ये है कि जो हमारा पावर सेक्टर है उसमें आप बिजली महंगे दामों पे बनाते हैं और आप उसको सस्ता बेचते हैं तो आपका जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जा रहा है, जो आपको आपके ओवरऑल डेट का और सर्कुलर डेट का मईशत के ऊपर मैक्रो लेवल पर बहुत नुकसान है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारा जो डेट टू GDP रेशो है वो तकरीबन 87% हो चुका है, जो कि किसी भी मईशत में उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आखिरी चीज़ ये है कि हमें कुछ इदारा जाती या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी है जिसके अंदर स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस है, बाकी इदारों का काम करना है। अब आपका जो स्पेसिफिक सवाल है वो है कि अब आपने अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो ऑल्दो हमारे FBR की कलेक्शन में पिछले साल से खासी बेहतरी आई है, लेकिन अगर आप उसको GDP के साथ कंपेयर करें तो अभी भी पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो कोई 10% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। तो इसमें तो पाकिस्तान का अपना फायदा है कि हम टैक्स GDP बढ़ाइए ताकि हमारे पास अगर रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो हम कम कर्जा ले पाएंगे, हम ज्यादा डेवलपमेंट में खर्च पाएंगे, जो कि हमारी एम्बिशन है ग्रोथ की तरफ जाने की। तो एक तो ये चीज समझने की जरूरत है कि अब आप उसको कैसे करते हैं। जो शौकत तरीन साहब ने कहा है कि जी हम नेसेसरीली एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर मजीद बर्डन डाले बगैर करेंगे, और उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी पेपर बनाया जो जुलाई के अंदर IMF के साथ उस पर फैसला किया जाएगा। अब दोनों पार्टियां कहां अग्री करती है। मेरा जो इंटरनेशनल इदारों का तजर्बा है कि IMF को जनरली सिंपैथेटिक होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कोविड के साथ अच्छा डील किया है, हाँ। और अगर स्टेबिलिटी और ग्रोथ चल रही है तो वो कुछ छूट तो देगा। कहां पर देंगे सर, किन किन सेक्टर्स में पाकिस्तान छूट चाहेगा?
जी देखिए ना, अगर जैसे टैक्स कलेक्शन के अंदर है, अगर तो पाकिस्तान कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स शो कर पाता है कि इस साल नहीं, इसका इम्पैक्ट अगले साल आ जाएगा, तो आप अगर उसको एविडेंस बेस्ड सही तरह प्रोजेक्ट करते हैं तो आई थिंक फंड शुड बी सिंपैथेटिक। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक चीज रूल आउट नहीं करता, आप ये जरूर जहन में रखिएगा कि IMF और ये इंटरनेशनल इदारे जो हैं, इसका एक ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन का इम्पैक्ट भी बड़ा क्रिटिकल है। तो अगर तो पाकिस्तान और जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी जो बातचीत है अफगानिस्तान के ऊपर सही चलती रहती है, तो पाकिस्तान को वहां से सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये भी हमें जहन में रखने की जरूरत है कि अगले रिव्यू के अंदर एक सियासी पहलू है, एक टेक्निकल पहलू है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के अंदर जो हमारा कमजोर तबका है उसको रिलीफ देने की क्लॉज है। अगर हम उसके एम्बिट में बात करेंगे कि हम अपना खर्चा वहां कर रहे हैं तो इन रिटर्न हमें कुछ छूट दीजिए, तो IMF अगले साल के लिए सिंपैथेटिक होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मसला ये है कि पहले 3 साल में हुकूमत जो है वो सख्त फैसले कर लेती है, टैक्सेस भी लगा देती है ज़्यादा, फिर वो बिजली की कीमतें भी बढ़ा सकती है, उसको पता है कि अभी मेरे पास मार्जिन है, मैं इसको कवर कर सकता हूँ। लेकिन अपनी हुकूमत के आखिरी 2 सालों में इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है, और शायद इस हुकूमत को अंदाज़ा है, इसलिए वो तनख्वाहों में इजाफा भी कर रही है, इसलिए वो चाहती है कि बिजली के नर्ख जो हैं उसमें भी ज़रा बड़ा सोच समझ के इजाफा किया जाए। तो ये अब हुकूमत अपने आखिरी 2 साल में दाखिल हो गई जिसमें इन चीज़ों का उसको ख्याल रखना होगा, इसीलिए शायद दूसरी हुकूमतें कहती हैं और आते ही वो चली जाती हैं ताकि पहले 3 साल में ये प्रोग्राम निमट जाए। अब मुझे सर ये बताइए कि अब ये बिजली की कीमतों में इजाफे में हुकूमत रिलक्टेंट है, लेकिन 6 मरहलों में अगले 2 साल में 21 से 23 तक के दौरान में 884 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करना ही कर रहे हैं उन्होंने। तो क्या करेगी हुकूमत के पास, चारा क्या है, रास्ता क्या, और इसको फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसका जो आएगा उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? डॉक्टर साहब जी आपको ये तो अच्छी तरह पता है कि हम ये कोई 22वीं दफ़ा है कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से IMF के पास, और 13 प्रोग्राम तो ऐसे हैं कि जहां हमें लॉन्ग टर्म जो है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने के लिए कहा गया है। अब ना तो हम सुधरते हैं और ना ही IMF जो है वो सुधरती है हमारे बारे में, वो भी वही मुतालबात रखती है और हम भी वो नहीं करते वो जो हमसे चाहते हैं। तो पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसका IMF के साथ एक अजीब ही ताल्लुक़ है। अब मैं ज़रा ठोस मसाइल की तरफ आता हूँ। देखिए, बात यह है कि अगर आप उनका इसके साथ ये प्रोग्राम देखें कि वो जब आते हैं तो वो वर्ल्ड बैंक साथ एक इस्लाहाती प्रोग्राम भी लेकर आता है, और इस दफ़ा के प्रोग्राम का नाम है रेज रेवेन्यू पाकिस्तान प्रोजेक्ट, जिसका टोटल कॉस्ट 1 जो है वो 2 बिलियन है डॉलर की टर्म में, और उसमें से 400 मिलियन हमें वर्ल्ड बैंक जो है वो कर्जा दे रहा है। 350 अरब डॉलर का पंजाब ने भी लिया है डिजिटाइजेशन के लिए। इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि आपके जो बुनियादी जगह ख़राबी है वो ये है, जो भी हारून शरीफ साहब ने और डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, वो यही है कि दरअसल हम जब टैक्सों का मामला आता है तो हम या तो एमनेस्टियाँ देते हैं या छूट देते हैं या वेवर देते हैं या कंसेशन देते हैं, और वो उन तबकात को देते हैं जो कि बहुत ताकतवर हैं। अब इसमें IMF का तो कोई कसूर नहीं है। अगर हम अपने उन लोगों से जो उनको के अपनी इस्तात के मुताबिक टैक्स देना है, उसकी बजाय जब उनके सासे भी बाहर पकड़े जाते हैं और हमें मालूमात भी आ जाती हैं, और उसके बावजूद बजाय हम उनसे पूरा टैक्स वसूल करने के हम उनको एमनेस्टीज देते हैं। आपने देखा होगा कि जाते जाते एक एमनेस्टी पिछली हुकूमत देकर गई और बड़े दावे किए कि जी हमारे ज़माने में ग्रोथ 5% थी और इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गई। उस वक्त भी तो IMF ने 13 वेवर दिए थे पिछली हुकूमत में वज़ीर ख़जाना मोहतरम को। उन 13 वेवर की वजह यही थी जो अभी हारून शरीफ साहब ने कहा, जब वो सियासी तौर पर आपके लिए ठीक होता है माहौल, अब भी जाहिर है कि उन्होंने अफगानिस्तान से निकलना है, उनको आपकी ज़रूरत है, तो अभी वो आपके साथ नरमी का मुजाहरा करेंगे। अब IMF हो या IMF ना हो, मेरा मसला हमेशा ये होता है कि जो बुनियादी इस्लाहात हैं वो हमने खुद अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए करनी है या नहीं करनी है, या इसी तरह हमने जो है बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र। अब हम अगर यही बने रहेंगे, जिस तरह एहसास प्रोग्राम में अगर हम लोगों को कैश है हैंड आउट 2000 का 12000 का दे देंगे 3 महीने के लिए, तो क्या
क्या उससे गुर्बत ख़त्म हो जाएगी? अगर आप उनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करेंगे, ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे, टैक्सों की वसूली को जो है वो आप शफाफ बनाएं, उनको कम करें मगर उसकी ब्रॉड बेस करें। अब ये इंतहाई शर्मनाक बात नहीं है कि आप देख रहे हैं कि अभी जो सिर्फ 2.9 बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि इतनी हमारे पास इनकम टैक्स के गोशवारे आ गए हैं, उसमें 70-80% लोगों ने या तो इनकम ही नहीं दिखाई है और या दिखाई है तो काबिल आमदनी नहीं है। और FBR क्या करता है कि वो नंबर गेम्स में पड़ा रहता है और बजाय इसके कि वो उसको अब इसी मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बात को ख़त्म करूंगा कि मैं पढ़ रहा था कि रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मसला ये है कि अगर ये अपनी कंप्लाइंस दुरुस्त कर ले 50% के इस वक्त हमारा कंप्लाइंस का गैप है, अगर वो यही सही कर ले तो इसको ना नए टैक्सेस लगाने की ज़रूरत है और इन्हीं टैक्सों के साथ हम अपने जो रेवेन्यू को डबल कर सकते हैं, यानी कि 8 ट्रिलियन तक लेकर जा सकते हैं। और जहाँ तक खर्चों का मामला है, हुकूमत जो है वो ऐसे मंसूबों पे अखराजात करती है जो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। वो जी नालियाँ बना दें, अच्छा जी आप ये कर दें। अब ये काम तो लोकल गवर्नमेंट्स के होते हैं, ना कि आपसे हर MNA जो है वो ये मांग रहा है कि जी मैंने अपने हलके में दोबारा जाके इलेक्शन लड़ना है, मुझे गलियाँ ठीक कर दे दें। जब तक हम ये 3rd ईयर की गवर्नमेंट ठीक नहीं करते हैं, अपना जो पूरा ढांचा है मईशत का उसकी रीअलाइनमेंट नहीं करते, उसको दुरुस्त नहीं करते, तो हम इसी तरह पे रहेंगे। और ये फिर यही कहानी जब इनकी इलेक्शन 2023 के बाद हुकूमत आएगी, इनकी हुई या कोई और हुई, फिर एक दफ़ा वो IMF के पास जा रही होगी। सही। और अभी डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि हुकूमत जाएगी ही जाएगी, अगली हुकूमत जो भी होगी वो दोबारा IMF में जाएगी क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक चीज़ मैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब के पास आने से पहले हारून साहब मुझे एक चीज़ बताइए, अभी हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हुकूमत रिलीफ चाह रही है, उसमें से अब हमने देखा है कि हुकूमत ने अपनी इकॉनमी को इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी की बजाय एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी बनाने के लिए इंटेंशनल एफर्ट की है और इसी सिलसिले में वो चाहते हैं कि 600 के करीब ऐसी दरामदी अशिया जो एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं और 40 के करीब सनतें उससे बेनिफिट करेंगी, उसमें वो चाहते हैं कि ड्यूटी को ख़त्म कर दिया जाए या बहुत कम कर दिया जाए और वो चाहते हैं कि IMF इसमें छूट दे। आपके ख्याल में IMF को यहाँ तो सपोर्ट करना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि बहरहाल वो एक अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए काम कर रही है। देखिए, IMF जो है वो हमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की सपोर्ट देने आया है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। ये जो ग्रोथ है और एक्सपोर्ट है, ये मुल्क का अपना गोल है, अपना ऑब्जेक्टिव है। अगर आप स्टेट बैंक की रीसेंट रिलीज देखिए तो अगले साल भी हमारी जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से दुगनी रहेगी, तकरीबन 48 अरब डॉलर की इंपोर्ट होगी और 24 का हमारा टारगेट दिख रहा है एक्सपोर्ट का। ऑल्दो जो एडवाइजर है कॉमर्स के, उन्होंने 28 अरब की बात की है। नाउ पाकिस्तान जैसे मुल्क में देखिए, अगर हमने ये जिसकी जिक्र किया जा रहा है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस को ख़त्म करना है, तो वो IMF या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंडीशनैलिटी से ख़त्म नहीं होते हैं, वो हमारी पॉलिसी ओरिएंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन से ख़त्म होते हैं। मैं 2-3 मिसालें देता हूँ। देखिए, जो हमारी एक्सपोर्ट है, जितना बड़ा मुल्क है और पोटेंशियल है, उसमें 24, 28, 30 अरब डॉलर बहुत कम है जब हम अपने कंपेटिटर्स को देखते हैं, कंबोडिया को देखते हैं, वियतनाम को देखते हैं, बांग्लादेश को देखते हैं। तो हमें इसके लिए एक तो हाई एम करने की ज़रूरत है और वहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी 30 साल से नहीं बदला है, अभी तक हम वही बेसिक एक्सपोर्ट्स में जा रहे हैं। तो जब तक ये तो हमारा IMF का काम नहीं है, ये पाकिस्तान का काम है कि हमने एक्सपोर्ट की वैल्यू एडिशन कैसे करनी है और उसको एक प्रायोरिटी सेक्टर्स को, नए सेक्टर्स को उसके अंदर कैसे लाना है। उसके बगैर हमारा करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा लॉन्गर टर्म में। रिमिटेंसेज एक अच्छी चीज़ आई है जिसके बढ़ने से और मुख्तलिफ वजूहात से हमारा करंट अकाउंट बैलेंस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। लेकिन अगर हमने ग्रो करना है तो हमें मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ऑयल इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट है। तो जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स का मोमेंटम फिनोमिनली ऊपर नहीं जाएगा, इस वक्त हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात तो बहुत है, हमारी विल भी है, लेकिन हमारे पास उसकी कोई क्लियर पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है। आप वेबसाइट पे चले जाए, जो हमने ये टारगेट्स हैं उनको इस तरह अचीव करना है। तो मेरी जो एडवाइस है, और जब मैं हुकूमत में था उस वक्त भी थी, कि अगर हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है, फिर एक बड़ा क्लियर कंसेंसस बेस्ड पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाइए और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू करें फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस।
तो मेरे आपके एक्सपोर्ट के ऊपर मेरा ये जवाब है कि कंपेटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट। आपके ख्याल में सर क्या पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे आप कह रहे हैं फिनोमिनल चेंजेस की जरूरत है एक्सपोर्ट पॉलिसी में, क्या होना चाहिए? एक तो हमारी तरजीहात जहां पर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है 3-4 सेक्टर्स में, जैसे वैल्यू एडिड टेक्सटाइल्स हैं, जैसे हमारा वैल्यू एडिड एग्रीकल्चर बेस्ड फूड का सेक्टर है, आईटी का सेक्टर है जहां पर हम 26,000 आईटी के ग्रेजुएट सालाना बनाते हैं जिसको हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं, और जो स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग सियालकोट गुजरांवाला का सेक्टर है वहां पर हमें एक्सपोर्ट को दुगना करने की जरूरत है। देखिए कोई भी मुल्क दुनिया में सब काम नहीं कर सकता है, हमें अपनी बड़ी क्लियर तरजीहात बना के उनको फिर जो हमारे इंटरनेशनल इदारे हैं उनके साथ डिबेट करना है, चीन के साथ सीपैक में डिबेट करना है। देखिए सीपैक के अंदर ट्रेड का कंपोनेंट बहुत कम है, तो इतना बड़ा एक हमारा इनिशिएटिव है, अगर हम इन इंडस्ट्रीज की तरफ इकोनॉमिक जोन को इनसे अलाइन कर दें, और सबसे बड़ी चीज है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हमारे पास, अगर कोई बंदा इसको डबल करना चाहता है तो अच्छे सस्टेनेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। ये 4-5 इंटरवेंशन जिन ममालिक ने की है, मैंने बहुत 15-16 मुल्कों में काम किया है, और ये ड्राइव करनी पड़ती है हुकूमत को, ये मार्केट खुद से नहीं करती है, हुकूमत को ये पॉलिसीज इनके मुतल्लिक देनी पड़ती हैं, और एक चैंपियन होना चाहिए जो नजर आए कि जो 24/7 सिर्फ इस पे ही काम कर रहा है। अगर आप इसको बाकी चीज़ों की तरह जैसे हुकूमत का कारोबार चलता है इसको चलाएंगे तो हम जैसे गुज़श्ता 30 बरस से नहीं कर पाए, 2 साल इंप्रूवमेंट आ गई फिर नीचे चले जाए, आई एम अफ्रेड ये कोई आगे का तरीकाकार जो है वो हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं ले जाएगा। राइट सर, मैं जो सवाल अब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि IMF किन शराइत को IMF कौन सी शराइत हैं जिसको हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है, ये मैं डॉक्टर साहब के सामने सवाल रखूँगा, और कौन सी ऐसी शराइत है जो नहीं माननी चाहिए हैं इस बजट में। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं सवाल छोड़ गया था ब्रेक पर जाने से पहले, और सवाल ये है कि आपके ख्याल में, आपने जैसा कहा भी था पहले भी गुफ्तगू करते हुए कि हुकूमत IMF की कई चीज़ों को नज़रअंदाज करके बजट बना रही है, तो आपके ख्याल में IMF की किन शराइत को हुकूमत को नहीं मानना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं मान रही है? देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मैं आपको 3 फैक्ट्स बताऊंगा और उसकी रोशनी में ये जवाब खुद ब खुद इमर्ज हो जाएगा बिलाशुबा। वो 3 पहला पॉइंट टैक्सेस का है। देखिए टैक्सेस में ऐसा है कि अगर आप 2003 से देखें तो हर 5 साल के बाद हमारी टैक्सों की आमदनी दुगनी हो जाती है FBR की। 2003 की दुगनी हुई 2008 में, 2008 की दुगनी हुई 2013 में, और 2013 की दुगनी हुई 2018 में। अब ये 3 साल जो इस हुकूमत के पूरे को आए तो हमारा कुछ 4,100 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ, और मुबारक सलामत शुरू हो गई कि जनाब 4,000 का हंसा अबूर कर लिया। खुदा के गज़ब से डरें, 2018 में जो टैक्स की वसूली हुई थी वो थी 3,842। तो ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है कि 300 अरब रुपए का भी इजाफा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा के तो आपने टैक्सेस लगा दिए। तो कोविड का फैक्टर भी तो था डॉक्टर साहब जी, कोविड का फैक्टर भी तो था मोहतरम। 2019 में अगर आपको याद हो, डॉक्टर साहब बैठे हुए इकराम उल हक साहब, 2019 में हमारा टैक्सों की आमदनी पिछले साल से गिर गई थी। ये बहुत ही रेयरली होता है, तो उस वक्त तो कोविड नहीं था, वो गिरी थी 2018 में। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ 2019 में क्यों गिरी थी आप देख लीजिए। नंबर 1 बात तो कोविड का 2019 में नहीं था। नंबर 1 फिर ये 4,000 के जो मुबारक सलामत का कोई जवाब इसलिए नहीं है कि टैक्स GDP का तनासुब गिरा है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि 95-96 में हमारा टैक्स GDP का तनासुब था 15.5, अब हम 10 पर आ गए और मुबारक सलामत चल रहा है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 ये था कि जो बरामदात की बात हो रही है, तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मेरे मुल्क की बरामदात आज भी 2011 की जो है लेवल के ऊपर हैं, जबकि वो 86 रुपीज़ का डॉलर था, आज 154 रुपये का डॉलर है। दूसरी बात मैं आपसे ये बता दूं कि बरामदात में जब ये हुकूमत आई थी तो 124 रुपये का डॉलर था, अब 154 का है। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारी बरामदात में 3 साल में इजाफा हुआ, जो लास्ट फिगर आई थी 1.6 अरब डॉलर, और तरसीलात में इजाफा हुआ 9 अरब डॉलर। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है 2020-21 में कि रेमिटेंसेस बढ़ गई, बरामदात नीचे चली गई। तो हमारा जो एम्फेसिस है वो है बेसिकली रेमिटेंसेस के ऊपर। जब आप यूटिलिटीज़ के नर्ख बढ़ाएंगे तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोगों के पास स्किल नहीं है तो बरामदात में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये थी कि
अब इसका हल क्या है मैं आपको बता दूं, IMF की किसी शराइत को ना आपको रद्द करने की ज़रूरत है, ना वो इंसिस्ट करेंगे। मैं आपको बिल्कुल गारंटी कर रहा हूं, मैं 1988 से हर उस प्रोग्राम को मैंने फॉलो किया है। ये 22 प्रोग्राम जो आए, देखिए आपने मिसाल के तौर पर, ये मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने फरमाया था, PTI के चेयरमैन ने कहा था, और उसकी 10 पॉइंट स्ट्रेटजी उसमें यह था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे बशमूल ज़बान एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी की वैल्यूशन मार्केट रेट पर होगी, और इंसाफ पर मबनी जो टैक्सों का निज़ाम है वो 100 दिन में हम नाफिज कर देंगे, 100 डेज़ में। वो 100 दिन क्या, वो तो 5 साल में भी नहीं होगा। तो अगर ये आप नाफिज कर देते हैं तो खुद जैसे इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कहा था कि मैं 8,000 अरब रुपए इकट्ठा करके दिखाऊंगा, तो सारे जो IMF की शराइत हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आप ये नहीं करते, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो वो IMF तो कुछ ना कुछ आपको दे देगा, मोहलत भी दे देगा, लेकिन मोहलत को लेना और इस्लाहात ना करना तबाही का नुस्खा है। अभी जो बात हुई थी कि 2013 से 2016 तक हमने 12 वेवर्स लिए, और अक्टूबर में प्रोग्राम खत्म हुआ, नवंबर में बहरान आ गया। अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। पहली कंडीशन ये है कि आप 100 दिन के अंदर तो नहीं, इस बजट में हर किस्म की आमदनी पर टैक्स का फैसला कर लें और वो लगा के दिखा दें। उसका मतलब होगा GST कम हो जाएगा और पेट्रोलियम लेवी ख़त्म हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा नुक्ता उनका ये था कि हम तवानाई के शोबे में उन वजूहात को दूर करेंगे जिनसे सर्कुलर डेट पैदा होता है। वो 1200 से 2400 अरब हो गया। वो इसलिए नहीं कर सकते कि दोनों जो चीज़ें हैं उससे ताकतवर तबके, अशराफिया कह लें, कार्टल्स कह लें, तो उनके मुफादात पर ज़र पड़ती है, तो कोई भी हुकूमत उसको करने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि इनके बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एजेंडे में था। तीसरी अहम बात, देखिए एमनेस्टी दी थी, चलिए मान ली एमनेस्टी आपने दे दी, उसमें 1.5% के ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जो है वो भी माफ़ कर दी, जो चोरी के पैसे बनाई गई थी वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक कानून बना था उसी एमनेस्टी में, और वो ये था कि जब ये एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हो जाएगी तो जिन लोगों ने इससे फ़ायदा नहीं उठाया और जिनके असासे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, वो हम क्रैक डाउन करेंगे। और वो IFBR का इख्तियार था, हुकूमत को उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ना कानून साजी ना कुछ। लेकिन मैंने पूरा उस पर रिसर्च करके फिगर्स बनाई हैं। वो असासे जिनकी हुकूमत के पास तफसीलात हैं और जिन्होंने एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, चोरी का पैसा है, अगर हुकूमत चाहे, FBR चाहे, तो 900 अरब रुपया चंद महीने में इकट्ठा हो सकता है। लेकिन हम नहीं कर रहे। अब ये 900 अरब की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको एक बात बता दूँ क्यों है ये। देखिए, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में लगाया हुआ है, हुकूमत को पता है, उसने अपने जो रिटर्न्स है उसमें डिक्लेयर किया 10,000। ठीक, तो क्या आपके पास मुश्किल है कि उसको एक खत चला जाए कौमी बचत स्कीम की तरफ से, भाई ये आपकी रिटर्न है, आपने ये डिक्लेयर नहीं किया, ये आमदनी चोरी के जो है, ये जो जमा पैसा कराया है ये चोरी के पैसे का, इसका इसका टैक्स बनता है। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, आप अगर इस पर टैक्स नहीं देते आप तो ये आप कैश नहीं करा सकते। अगर ये कर लेते हैं, ये कानून बनाया गया था 2019 में, तो 900 अरब रुपए इकट्ठा होता है। अब हुकूमत के जो कुछ सेनेटर्स एक साहब ने ये कहा प्रोग्राम में कि हमें भी पता है ये कानून है, मगर जब हमारे ऊपर दबाव आता है तो हम क्या करें। तो 900 अरब रुपए आपको ये आ गया। डॉक्टर साहब, मैं मुझे माज़रत के साथ एक कथा कलामे के लिए माफी चाहता हूं, मैं मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुख्तसर ब्रेक है। फिर आप जो आदाद-ओ-शुमार देकर कह रहे हैं कि ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है टैक्स कलेक्शन में हुकूमत की, लेकिन दूसरी तरह से जो हुकूमत दिखाती है उसमें लगता है कि ये परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है टैक्स कलेक्शन की। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब के सामने सवाल रखता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जी इस हुकूमत ने 4100 रुपये इकट्ठा किया है, जो कि एक वर्स्ट परफॉर्मेंस है। अच्छा, अब इसमें अगर हम एक तो ये 11 महीने का है, 12वां महीना ऐड करें तो ये गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 4400 या 4500 के बीच में चला जाएगा, और पहले 3 साल में ये कोई 700 अरब का इजाफा होगा, और अगला साल अगर हम शामिल करते हैं तो हुकूमत इसको ओवरऑल 5 साल का करके देख रही है कि जी अगले साल हम 1200 या 1000 भी कर लेंगे तो हम मजमूई तौर पर जो अपना टैक्स कलेक्शन का जो इंक्रीज़ है वो पिछली हुकूमतों से आगे बढ़ जाएंगे। और ये 3 साल का अगर हम देखें कि 700 अरब का इजाफा, तो PMLN की जो गवर्नमेंट है उसने भी 3 साल में 700 अरब का इजाफा किया था। हुकूमत इस तरह से इसको देख रही है, आपके ख्याल में जस्टिफाइड होगा हुकूमत का इस अंदाज में अपने टैक्स कलेक्शन के नंबर्स को देखना? हाँ जी, इंतहाई नामुनासिब है मेरे ख्याल में। हारून शरीफ साहब ने और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बड़ी उन्होंने मुनासिब और बहुत जो मसाइल की तरफ इशारा दिलाया। अब मैं एक तीसरा पहलू सामने लाता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद आपने देखा होगा कि एक बड़ा टैक्स जो था सेल टैक्स ऑन सर्विसेज वो सूबों के पास चला गया,
ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 97 से उनके पास ही है, क्योंकि आइन में है कि सिर्फ वही लगा सकते हैं। अब पूरे पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें प्रोविंशियल टैक्सेस की आपको पता है कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है, और एफबीआर की अगर 9% पिछले साल थी, उसमें से अगर हम वो 750 जो है अरब निकाल दें जो उन्होंने लोगों के रिफंड रोके हुए हैं, तो वो भी 7.3% की जीडीपी पे आ जाती है। देखिए, ये पहले तो झूठ का कल्चर जो है और ये धोखाधड़ी जो है और पॉपुलरिज्म जो है और आकर टीवी पे ये कहना कि हमने वंडर्स अचीव कर लिए, इससे हमें छुटकारा हासिल करना होगा। और जो मिसाक़े मईशत की बात होती है, इसमें हमें याद रखना चाहिए कि कोई मुल्क भी तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक वहाँ पे एक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को भी ज़रा सोचना चाहिए कि एक तो 18वीं तरमीम के बाद जो आर्टिकल 156 का क्लॉज 2 है, वो कहता है कि अब जो प्लानिंग है पाकिस्तान की वो फेडरलाइज्ड होगी, और जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है उसको कम से कम साल में 4 दफ़ा मिलना है। और आपने देखा कि उसके कितने इजलास हुए हैं। अगर हम केक का साइज़ बड़ा नहीं करेंगे, सूबे और वफाक मिलकर, अब सूबे क्या कर रहे हैं कि उनको बैठे बैठाए 57.5% तो वफाक की आमदनी में से आ जाता है, उसके बाद वो अपनी कलेक्शन ना होने के बराबर है उनकी, और होता यह है कि वो एक सरप्लस दिखाते हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि हमारा ओवरऑल जो नेशनल डेफिसिट है वो कम हो। मगर आप हैरान होंगे कि पहले 9 महीनों में अगर ये बात इतनी अच्छी है, तो अगर सूद की रकम की अदायगी के बाद हमारे पास तो डिफेंस के लिए भी हमें जो है वो 240 अरब का कर्जा लेना पड़ा है। तो आप समझिए कि पूरा हमारा जो इस वक्त तरक्याती प्रोग्राम है, बल्कि करंट एक्सपेंडिचर भी बोरिंग पे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को और ज़्यादा कर्जा लेना होगा और फिस्कल डेफिसिट की तरफ जाना होगा। तो फिर आप बताइए कि ना तो माइक्रो लेवल पे हमें इस्तेहकाम हासिल हुआ और ना ही मैक्रो लेवल पे हमने लोगों को सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो पूरे ढांचे को एक मुनासिब तरीके से देखें, सब मिलकर बैठें और एक मिसाके जो है मईशत जो है उसकी बातें ना करें, सिर्फ लिप सर्विस ना करें, बल्कि मेरा ख्याल है कि इसको अमली जामा पहनाएं। अगर ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसका एहसास नहीं किया तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होने वाले नहीं हैं। और ये जिस तरह की फिगर्स का सहारा लेकर उसको तो आपके सामने ही, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो या वो हमारे महसूलात की हो, आपके बहुत सामने बड़ा अच्छा तजिया जो है वो हारून शरीफ साहब ने भी जो है वो आपके सामने रख दिया, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी। मैंने तीसरे पहलू की तरफ इशारा किया कि अब फेडरलाइज स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए कि हम अपनी आमदनी को बढ़ाकर और अपने खर्चों के इतना ऊपर ले जाएं कि हमें कम से कम जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो ठीक करना है, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल भी तो ठीक करना है। तो हमें कर्जा जात की जरूरत न रहे। जब तक हम कर्जों के जाल में फंसे रहेंगे, IMF क्या हम कभी भी नहीं निकल सकेंगे। हमारा डोमेस्टिक डेट कहाँ खड़ा है? चलिए IMF को तो छोड़ दें, अगर हम अपने आप को सही दुरुस्त नहीं करना चाहते तो दूसरे अदारों को इल्ज़ाम देने के बजाय डोनर हो, लैंडर हो, कभी स्टैब्लिशमेंट का जिक्र आ जाता है। मैं इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पे डालता हूँ कि ये मजमूई तौर पर आप 2000 आप देख लीजिए 8 से लेकर आप तीनों दफा आप IMF प्रोग्राम में गई हैं हुकूमतें, क्या इनके पास इतनी भी अकल समझ नहीं है कि ये इससे छुटकारा हासिल करें? और हर वक्त हम उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं बैठकर और अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। और मसाइल बहुत सारे हैं। हारून शरीफ साहब, अब एक मामला ये है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2022 तक जो कर्जे हैं पाकिस्तान के वो GDP के 94% तक पहुंच जाएंगे, जबकि 60% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और फिर ये कि हमें 94.9 बिलियन डॉलर जो हैं वो इस साल में अदा भी करने हैं और अगले साल भी अदा करने हैं। तो कमो बेश इतना ही पैसे। तो अब सर ये बताइए कि मसाइल तो बहुत सारे हैं, कैसे पाकिस्तान IMF को डील करेगा? जी देखिए, मसाइल हर हुकूमत के होते हैं, इस हुकूमत के भी हैं और इस प्रोग्राम में बहुत तफसील से डिस्कस हुए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हुकूमत है उसने तो सियासी तौर पे पॉपुलर स्लोगन्स को टेलीविज़न पर, बाकी मीडिया पर प्रमोट करना है। हमें जो सीरियस पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर इकराम ने किया है इसका टैक्सेशन का, देखिए हमें पाकिस्तान के लिए जो अच्छी बात ये है कि हम लोग जो स्टेबलाइजेशन के मोड से रिवाइवल के मोड में थे, एटलीस्ट हमने ग्रोथ की तरफ बात तो करनी शुरू की है। ये जो सारी गुफ्तगू आज हुई है वो ये है कि हम ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते हैं, हम IMF से क्यों नहीं निकल पाते हैं। देखिए, ये जो 3-4 चीज़ें हमें रेशोज़ देखने की ज़रूरत है। हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP की रेशो 15% है, जो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। और यही एक वजह थी कि जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, जैसे हमने उनको प्रॉपर्टी राइट्स पे एश्योरेंस देनी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर देनी है, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं थी और यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। इसके अलावा अगर आप देखिए तो हमें रेशोज ये देखनी है कि हमारी टैक्स टू जीडीपी की रेशो क्या है, ना कि हम नंबर्स से खेलते रहे। एक तो मेरा ये मैसेज है। दूसरा ये है कि हमें अपनी 2 या 3 तरजीहात को ठीक करना है। फॉर इंस्टेंस, एक क्रैकडाउन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पर हो तो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम 3 साल में एक भी इदारा प्राइवेटाइज नहीं कर पाए हैं, तो फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन को आप बंद कर दीजिए, उसको क्यों रखा हुआ है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी तरह जो हमारा एक्सपेंडिचर है फेडरल गवर्नमेंट का वो कम नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो हमें कुछ सिग्नल्स देने की जरूरत है दुनिया को। सही है। तो आप कह रहे हैं कि अपनी आमदन जो है वो बढ़ाएं और अपने अखराजात भी साथ साथ कम करें, सिर्फ आमदन बढ़ाना जरूरी नहीं है। अखराजात की तरफ देखना जरूरी है और ये सिग्नलिंग बहुत जरूरी है कि हम संजीदा हैं। सही है। और इकराम साहब बात में बड़ा वजन है कि इसके लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने के लिए एक कन्वीनिंग स्पेस चाहिए, ये मीडिया पर नहीं होता है। सही है। अच्छा डॉक्टर शाहिद साहब, 2-3 साल में जो खामियां हुई, कोताहियां हुई सो हुई, क्या आप समझते हैं कि अगले 2 साल में ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं कि इसके नतीजे में हमें IMF के पास अगली गवर्नमेंट को ना जाना पड़े? क्या ये मुमकिन है? मेरे ख्याल से ये तो अब एस्टेब्लिश्ड हो गया है कि हम IMF के पास जाएंगे। आखिरी साल में तो कोई भी हुकूमत ऐसे टफ फैसले नहीं करती, इलेक्शन ईयर होता है। और इस साल तो जो कुछ जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट लिया है और जो बातें मैंने पढ़ी हैं कि जी हम ये रिलीफ देंगे, ये देंगे, नोइंग कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, इसका मतलब ये कि वही जो पुराना खेल है वो खेला जा रहा है। हैविंग सेड दैट, मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास जो कैपेसिटी है, अगर हम टैक्स GDP रेशो नंबर 1, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट GDP रेशो नंबर 2 और नंबर 3 जो है कौमी बचतें GDP रेशो, ये हमारी बेतहाशा गिरी हैं। पर हमारी बचतें कभी 20% हुआ करती थी डोमेस्टिक, अब ये आ गई है 5 और 6। इन 3 शोबों में कम से कम गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इनिशिएटिव लेने चाहिए। डॉक्टर साहब मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई। आप तीनों माहिरीन, आपने बहुत तफसील से IMF के साथ जो हमारे बजट का कनेक्शन है और कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, जिसको हम चुंगल कहते हैं, आपने इस पर तफसील से रोशनी डाली है। हारून शरीफ साहब, डॉक्टर इकराम उल हक साहब और डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।